नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर फर्स्ट होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो पर्यावरण रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो स्वयं के पर्यावरण के बारे में समझ है। तो सबसे पहला, अगर आप लोग ना CG टेट बस या शिक्षक भर्ती जो आने वाली है ना 5000 पोस्ट, तो उसका अगर आप लोग पहले सिलेबस को देखोगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा पर्यावरण जो आप लोग का सब्जेक्ट है उसका ना पेडागोजी वाले जो टॉपिक है ना उसमें सबसे पहला आएगा स्वयं के पर्यावरण के बारे में समझ। मतलब हम ना पर्यावरण के बारे में किस प्रकार से समझते हैं, एक छोटा बालक किस प्रकार से पर्यावरण के बारे में ना अपना सोच विकसित करता है शुरुआती टाइम में, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैं ना आप लोगों का जो पर्यावरण का जो विषय है ना उसमें सबसे पहला ना जो पेडागोजी का जो सेक्शन है उसे मैं सबसे पहले कवर करूँगा। और उसके बाद फिर ना जो नॉर्मल जो सब्जेक्ट रहेंगे ना, मतलब नॉर्मल जो सब्जेक्ट का जो पर्यावरण का जो टॉपिक रहेगा ना फिर उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे पहला पेडागोजी को अगर हम लोग समझ जाएंगे ना तो बाकी सबको समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और आज के ये क्लास को होने के बाद ना इसका जितना भी PDF रहेगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो जा करके सर्च कर लीजिए बाय MD धीवर करके ना, तो वहाँ पर आप लोगों का मेरा टेलीग्राम मिल जाएगा और वहाँ पर आप लोग का ना जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसका पूरा PDF को मैं वहीं पर डाल दूंगा, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास को फटाक से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ सबसे पहले आप लोगों को मिले। एटलीस्ट आप लोगों के एग्जाम होते तक कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल पाए, ठीक है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास को हम लोग ना फटाक से शुरू करते हैं। और आप लोगों को क्या करना है, अपने तैयारी के लिए ना शॉर्ट नोट्स भी बनाना है साथ ही साथ, ठीक है। जिसको मैं नोट करने के लिए बोलूँगा आप लोगों को नोट करते हुए चलना है, क्योंकि एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले ना इन सारे बुक को तो रिवीजन नहीं कर पाओगे, लेकिन जो शॉर्ट में नोट्स बनाए रहे होगे ना उसको आप लोग फटाक से रिवीजन कर पाओगे। तो इसीलिए शॉर्ट में थोड़े थोड़े ना एक भी कोई भी नया बुक ले लीजिए, या मतलब जो कोई भी कॉपी ले लीजिए और उसको छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिएगा प्रत्येक टॉपिक का, ठीक है। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ना वो सबसे पहले देख लो, स्वयं के पर्यावरण के बारे में समझ। मतलब बच्चे पर्यावरण के बारे में किस प्रकार से समझते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसके टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पर्यावरण पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु का समूह जो हमारे चारों ओर हैं वे सभी सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाते हैं। तो पर्यावरण किसे कहते हैं? पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, वायु, इन सारे चीज है ना वो सारे को मिला करके इन सारे के समूह को क्या कहेंगे हम लोग? पर्यावरण कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़िए। पर्यावरण दो शब्द परि प्लस आवरण से मिलकर बना है जिसका अर्थ चारों ओर का घेरा होता है। तो पर्यावरण कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो दो शब्द से मिलकर बना है। कौन कौन से? तो परि प्लस आवरण बराबर क्या होता है? पर्यावरण होता है। और पर्यावरण का जो अर्थ है वो क्या होता है? चारों ओर घेरा होता है, ठीक है। पर्यावरण का मतलब चारों ओर, जैसे हमारा पृथ्वी जो घिरा हुआ है ना तो उसको हम लोग पर्यावरण कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण एक अविभाज्य समिष्ट है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। तो पर्यावरण का अधिनियम कब आया था? तो पर्यावरण का एक जो अधिनियम है ना, मतलब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ना, वो 1986 में आया था। इसको आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। और पर्यावरण एक अविभाज्य समिष्ट है, ये लाइन को भी आप लोग याद रखिएगा, जो जैविक एवं अजैविक तत्वों के पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों की रचना से होता है, ठीक है। तो ये लाइन को प्रॉपर आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि एक बार आप लोग दोबारा पढ़ोगे ना तो आप लोगों का रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। पर्यावरण के घटक के बारे में जानते हैं, तो ध्यान से इसको भी पढ़िए। पर्यावरण के अंतर्गत पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रियाएं शामिल है। ये प्रमुख दो प्रकार के होते हैं। तो पर्यावरण के घटक कितने प्रकार के होते हैं? तो पर्यावरण के जो घटक है ना वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहले देखो, जो पहला घटक है ना वो प्राकृतिक पर्यावरण, और दूसरा जो घटक होगा वो मानव निर्मित एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण होगा। तो सबसे पहला जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो जल मंडल आता है, थल मंडल आता है और वायुमंडल आ जाता है ना। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत कितना आता है? तो तीन आता है, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। इन तीनों को आप लोगों को याद रखना है। और उसी प्रकार से दूसरा में ना मानव निर्मित अथवा सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण आता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो भवन, सड़क, अस्पताल,
पार्क, पुल, ऐतिहासिक स्थल, तो ये सारे के सारे किस में आएंगे? सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत या मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत ये सारी चीज़ आ जाएंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को नोट करके रखना है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। पर्यावरण के भौतिक घटक आर्द्रता, जलवायु और नदी। तो पर्यावरण के भौतिक घटक कौन कौन से हैं? तो आर्द्रता, जलवायु और नदी, ये तीनों को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ना सबसे फर्स्ट में जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण वायु, प्रकाश, ताप, जल, मृदा व सभी जीव जैसे कारकों से होता है। प्राकृतिक पर्यावरण अजैविक घटक तथा जैविक घटक से मिलकर बनता है। बच्चे तृतीयों के माध्यम से प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में जान पाते हैं। नेक्स्ट को पढ़िए जलमंडल के बारे में। पृथ्वी के 2/3 हिस्से में जलमंडल विस्तार है। मतलब आप लोग को पता होगा ना कि पृथ्वी के जो 2/3 हिस्सा है ना उसमें जल है, और जल की मात्रा कितना है ये जान लो। यह संपूर्ण पृथ्वी का 71% जल है। आप लोगों को पहले पता भी होगा कि जो संपूर्ण जो पृथ्वी है ना उसमें लगभग 71% जो है ना वो जलमग्न है, मतलब समुंदर 71% है, और मात्र 29 जो प्रतिशत है ना वो केवल स्थल मंडल के रूप में है। मतलब जो जमीन है ना वो 29% है और 71% आप लोगों का जो समुंदर है, मतलब जो पानी से घिरा हुआ है हमारा जो संपूर्ण पृथ्वी है, वो आपको पता होगा। नेक्स्ट को पढ़िए। जलमंडल का एक प्रमुख हिस्सा सागर की समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है। मतलब ये है कि जो जलमंडल जो है ना, मतलब जो 71% जिसमें जल है उसका पूरा जो हिस्सा है ना वो समुद्र की जो पारिस्थितिक तंत्र है ना उसमें विस्तृत है, ये बोला गया है इसमें। नेक्स्ट को पढ़िए। संपूर्ण जल का 97.5% हिस्सा सागरीय जल है, जबकि 2.5% जल स्वच्छ है। मतलब ये जो लाइन है ना वो साफ साफ ये कहा गया है कि ये जो 71% जो जल है ना हमारे संपूर्ण पृथ्वी में, उसको अपने आप में जो जल है उसको 100% हिस्सा माना गया है, और उस 100% में 97% जो है ना वो सागरीय जल से घिरा हुआ है, मतलब समुंदर है, और उसके अलावा 2.5% जो है ना उसमें स्वच्छ जल है, मतलब पीने योग्य जल 2.5% है। और ये जो 2.5% है ना उसमें से भी आप लोग देखिएगा ना उसमें 90% जो हिस्सा होगा वो जो बर्फीली जो पानी है ना वो होगा। ठीक है, और पीने योग्य के बारे में बात करोगे ना तो केवल 0.1% ही पीने योग्य पानी है हम लोगों के पास धरती में। आप लोगों ने पढ़े भी होंगे तो पता होगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। तो पृथ्वी पर कितने महासागर है? तो 5 महासागर है। कौन कौन सा है? तो इनके नाम दिया है। सबसे पहला प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा जो महासागर है ना वो प्रशांत महासागर है। ठीक है, दूसरा अटलांटिक महासागर दूसरा है, तीसरा हिंद महासागर है, चौथा आर्कटिक महासागर है, पांचवा महासागर जो होगा वो अंटार्कटिका महासागर हो जाएगा जो सबसे छोटा महासागर है। तो इन 5 महासागर के बारे में आप लोगों को याद रखना है। पहला सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। और सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो अंटार्कटिका महासागर सबसे छोटा महासागर है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, नोट करके रख लीजिएगा इस लाइन को। ठीक है, उसके अलावा मैं अपने PDF में भी इसको डाल दूंगा, तो आप लोग दोबारा भी इसको ना पढ़ सकते हो, ताकि आप लोगों का ना जो नोट्स मेकिंग है वो भी अच्छे से बन सके और जो प्रैक्टिस है वो भी अच्छे से हो पाए। ठीक है, चलिए दूसरा स्थल मंडल के बारे में जानते हैं। स्थल मंडल को जानने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक सूचना है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप सभी लोगों के मन में अगर किसी भी प्रकार की सवाल आ रहे होंगे और उस सवाल का आंसर जानने के लिए ना आप चाह रहे होंगे कि मैं अपना पर्सनल नंबर आप लोगों को शेयर करूं, ताकि आप लोग डायरेक्ट मेरे से बात करके आप किसी भी प्रकार की सजेशन ले सकते हो, सलाह ले सकते हो, या उस प्रश्न का हल जानना चाहते हो ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप मेरे इंस्टाग्राम ID पर जाइए और वहाँ सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके ना, वहाँ पास आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा। और वहाँ पास ना आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके ना आप कमेंट कीजिएगा कि सर अपना नंबर दीजिए बोल करके ना। तो सबसे पहले मैं अपना ना जो फ़ोनपे का नंबर है उसे आप लोगों को दे दूंगा, और उसमें आप लोगों को केवल 200 रुपये आप लोगों को फ़ोनपे करना है। और उसके बाद ना मैं अपना पर्सनल जो नंबर रहेगा उसे आप लोगों को शेयर कर दूंगा, और आप चाहो ना तो किसी भी टाइम किसी भी समय आप लोग ना डायरेक्ट कॉल करके मेरे से बात कर सकते हो। और किसी भी प्रकार की अगर सजेशन चाहिए होगा ना तो वो पर्सनल रूप से मैं आप लोगों, और अगर मैं चाहूँ तो आप लोगों को ना ये जो नंबर है मैं अपने फ्री ऑफ कॉस्ट में भी दे सकता हूँ। लेकिन वजह यह है कि आप छोटे छोटे सवाल के लिए भी बार बार फ़ोन करोगे ना, तो इसीलिए केवल 200 रुपये का मैं रिक्वायरमेंट रखा हुआ और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखो, जो लोग लेना चाहते हो सिर्फ उसी के लिए है, मतलब जिसको विशेष आवश्यकता है उसी के लिए है, हर किसी के लिए नहीं है। अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, अगर अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और वैसे भी यार अगर आप लोग CG टेट का जो अगर कहीं कोचिंग करोगे या उसके अलावा शिक्षक भर्ती का भी कोचिंग करोगे ना, तो 8 से 10 हज़ार तो आप लोग कोचिंग सेंटर वाले को ही दोगे। वैसे भी मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहा हूँ, तो 200 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है।
1% भी नहीं है ये इसका, है ना। तो आप लोगों के ऊपर है, लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग ज़रूर एक बार सोचिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना पढ़ने पर ध्यान देते हैं। चलिए दूसरा स्थल मंडल के बारे में जानते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा या केवल सुनिएगा, ठीक है। स्थल मंडल, स्थल मंडल पृथ्वी का ठोस बाहरी भाग है। नेक्स्ट को पढ़िए, संपूर्ण पृथ्वी के 29% भाग पर स्थल मंडल विस्तृत है। नेक्स्ट, पृथ्वी के अंदर के हिस्से के 3 परत में बांटा गया है। मतलब जो हमारा पृथ्वी है ना, उसमें जो स्थल भाग है ना, उसको मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया है। मतलब जो ज़मीन है ना, जो भूमि है, उसे 3 भाग में बांटा गया है। सबसे पहले भूपर पट्टी, दूसरा प्रवाल और तीसरा क्रोड, 3 भाग में बांटा गया है। और इसी को इंग्लिश में ना क्रस्ट बोलते हैं, प्रवाल को मेटल बोलते हैं और क्रोड को ना कोर बोलते हैं। आप लोगों ने इंग्लिश में भी इसको पढ़ा होगा। चलिए सबसे पहले ना भूपर पट्टी के बारे में, मतलब जो क्रस्ट है ना, उसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को भूपर पट्टी कहते हैं। भूपर पट्टी हल्की चट्टानों से बनी है, जिसमें सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की प्रधानता है। तो ये जो भूपर पट्टी है वो किससे बनी हुई है? तो देखो, पतली हल्की चट्टान से बना है, जिसमें क्या है, सिलिका, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की प्रधानता होती है। किसकी? तो सिलिका और एल्यूमिनियम की सबसे ज़्यादा भूपर पट्टी में प्रधानता होती है। इन दोनों को आप लोग कॉपी में नोट करके रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूपर पट्टी किन परतों से मिलकर बना होता है, तो कैसे करोगे? तो इसीलिए आप लोगों को इसको याद रखना है, नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा, प्रवाल मेटल के बारे में पढ़िए। यह भूपटल एवं केंद्रीय परत के मध्य स्थित मोटी परत है। मेटल सघन व कठोर शैल से निर्मित है। इसमें मैग्नीशियम एवं लोहे जैसे भारी खनिज की प्रधानता होती है। तो ये जो प्रवाल है वो किससे मिलकर बना है? तो ये जो प्रवाल है ना, वो मेटल का सघन कठोर शैल से निर्मित है। किससे? तो मेटल सघन जो है ना और कठोर शैल से है, उससे निर्मित है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है एवं लोहा जैसे भारी खनिज की प्रधानता होती है। मतलब मैग्नीशियम और लोहा इस परत में पाया जाता है। इसको भी आप लोग नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए थर्ड को पढ़िए, क्रोड कोर के बारे में। पृथ्वी का केंद्रीय भाग निकल व फेरस का बना है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग 2 भाग में बटा है, आंतरिक कोर एवं बाहरी कोर। पृथ्वी में गहराई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। तो ये लाइन को आप लोगों को नोट करके रखना है। किसको? तो पृथ्वी में गहराई के साथ तापमान में क्या होता है? वृद्धि होता है। मतलब जैसे ज़मीन के अंदर खोदते हुए आप अंदर जैसे ही जाते जाओगे ना, आपका जो तापमान है ना उसमें बढ़ते ही जाएगा। मतलब ऐसे कुआं वगैरह के नीचे कभी उतरे होंगे तो पता होगा कि जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे तापमान में वृद्धि होता जाता है ना, वो बढ़ता जाता है। तो कोड के बारे में आप लोगों को क्या याद रखना है? ये क्या है? फेरस का बना हुआ है। किसका? तो ये जो है ना वो फेरस का बना हुआ है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए थर्ड में वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडल से आशय पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैसीय आवरण से है। तो वायुमंडल किसे कहेंगे? वायुमंडल से आशय है पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैसीय आवरण से। तो जो पृथ्वी है ना उसके चारों ओर जो गैसीय जो आवरण बना हुआ है ना, उसे हम लोग वायुमंडल कहेंगे। ये भी आप लोगों को नोट करके रखना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर बना रहता है। नेक्स्ट को पढ़िए, वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल अनेक गैसों का यांत्रिक मिश्रण है, जिसमें ठोस और तरल पदार्थ का कण असमान मात्रा में तैरती रहती है। तो वायुमंडल के बारे में आप लोगों को इतनी चीज़ें याद रखना है, ठीक है। और एक बात आप लोगों को बता दूं, अभी आप लोगों को ना थ्योरी पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, मतलब थोड़ा सा लेट लग सकता है। लेकिन अभी जितना ज़्यादा आप लोग पढ़ोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए सरल होने वाला है, ठीक है। अभी जितना ज़्यादा आप लोग थ्योरी पढ़ोगे ना और उसके बाद मैं आप लोगों को MCQ कराऊंगा ना, तब आप लोगों को लगेगा कि हाँ वाकई में मैं कुछ पढ़ा हूँ। डायरेक्ट आप लोग MCQ सीरीज़ कर लोगे और चले जाओगे ना तो कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि देखो प्रश्न ना ऐसे घुमा करके दिया जाता है, जब तक आप लोग समझे नहीं रहोगे तब तक नहीं बना पाओगे यार। चाहे वो शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम में हो, चाहे वो CG टेट के एग्ज़ाम में हो, ठीक है। दोनों का सिलेबस सेम है, इसीलिए मैं दोनों को कंबाइंड रूप से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं आज के इस क्लास में क्या करूँगा, आप लोगों को ना जितना इसका आज का जो टॉपिक है ना उसके सारे टॉपिक का ना सबसे पहले थ्योरी को कंप्लीट कराऊंगा। उसके अलावा 25 आप लोगों का MCQ कराऊंगा। और उसके बाद दूसरा जो क्लास लाऊंगा ना उसमें MCQ सीरीज़ लाऊंगा इसी टॉपिक पर, और जितने प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं उस पर, ठीक है। तो आप लोग जितना अच्छे से समझोगे, जितने अच्छे से थ्योरी को पढ़ोगे, उतना सरल तरीके से आप लोग समझ पाओगे। अगर सोचोगे ना कि यार अभी तो बहुत टाइम है, बाद में पढ़ लूँगा, 5-6 महीना टाइम है, तब आप लोग गलत फहमी में हो आप लोग, ठीक है। क्योंकि 1-2 नंबर से
से अगर गलती से भी अगर आप लोग फेल हो गए ना तो आप लोग शिक्षक भर्ती की जो एग्ज़ाम है उससे वंचित हो जाओगे। ये बात आप लोग लिख करके रख लो। और सीजी टेट का एग्ज़ाम कब आता है कब नहीं आता है कोई गारंटी नहीं रहता है यार। तो इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि एक बार में आप लोगों को ये जो एग्ज़ाम है उसे क्रैक करना है, दोबारा अवसर बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ने की ओर फिर से वापस आते हैं। मौसम की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय प्रदेश में वर्ष भर गर्मी रहती है। चलिए उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह पर शुष्क वायु का रासायनिक संगठन, मतलब यह है कि पृथ्वी पर ना जितने भी प्रकार के गैस जो है वो पाए जाते हैं उसका सूत्र क्या है इसको जानेंगे। और इसका द्रव्यमान कितना है, मतलब कितना कितना प्रतिशत ना पृथ्वी पर ना जो अलग अलग गैस है वो पाया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे ज़्यादा जो पृथ्वी पर गैस पाया जाता है वो नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन का जो सूत्र है वो N2 है, उससे दर्शाते हैं। और ये जो नाइट्रोजन है इसका प्रतिशत जो है ना पृथ्वी पर उसका 78.08% है। कितना, तो 78 पॉइंट आप लोगों को खास तौर से याद रखना है नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वो, ठीक है। दूसरा जो है वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को O2 से दर्शाते हैं, और ये जो इसका जो प्रतिशत है पृथ्वी पर ना 20.95% पृथ्वी पर पाया जाता है ऑक्सीजन दूसरा मात्रा में, ठीक है, मतलब दूसरा क्रम में। तीसरा देखोगे तो आर्गन है, आर्गन को AR से दर्शाते हैं और इसका जो प्रतिशत है ना 0.93% आर्गन पाया जाता है। चौथा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 से दर्शाते हैं, 0.03 से दर्शाते हैं इसको, मतलब 0.03 ना इतना प्रतिशत पृथ्वी पर मौजूद है। उसके अलावा पांचवा जो गैस है वो नियॉन है और इसे Ne से दर्शाते हैं, और इसका जो प्रतिशत है ना वो 0.0018% है, ठीक है। और उसके अलावा छठवा जो है वो हीलियम है, और हीलियम को He से दर्शाते हैं, और इसका जो प्रतिशत है ना वो 0.0005% है, ठीक है। तो इतने चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा लास्ट में ना ओजोन है, ओजोन को O3 से दर्शाते हैं, आप लोगों को पता होगा। और ओजोन का जो प्रतिशत है ना वो 0.00001% है। तो इस जितने इसमें डाटा है ना उसको आप लोगों को याद रखना है। खास तौर से आप लोगों को नाइट्रोजन को याद रखना है, ऑक्सीजन को याद रखना है, ऑर्गन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये चारों के चारों को आप लोगों को खास तौर से नोट करके रखना है, ठीक है। कम से कम एक बार पढ़ करके जाइएगा। कूट में पूछा जाता है ऐसे प्रश्न, किसका कितना प्रतिशत है बताइए बोल करके कूट में पूछ दिया जाएगा तो क्या करोगे आप लोग। तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग इसको नोट करके रख लो, ठीक है। और एक बात आप लोग जान लो, मैं इतना लंबा थ्योरी इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि इसके बाद जो मैं आप लोगों का MCQ सीरीज़ कराऊंगा ना, दोनों ही क्लास में आप लोग देखोगे, अगर अच्छे से अगर ये थ्योरी को समझ जाओगे ना तो सारे के सारे MCQ आप लोगों से यूँ बनने लगेगा यार, आसानी से चुटकियों में बनने लगेगा। आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कि यार इतना अच्छा तैयारी भी हो गया। तो इसीलिए बोलता हूँ कि पहले थ्योरी को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद MCQ लगाओगे ना तब आप लोगों के लिए आसान होगा। केवल MCQ सीरीज़ के भरोसे आप लोग नहीं रह सकते, ठीक है। तो इसीलिए मेरा जो मकसद रहता है ना कि अगर मैं 10 को भी पढ़ाऊं लेकिन 10 जो पढ़ेंगे ना वो सारे बहुत अच्छे से पढ़े, मैं ये चाहता हूं, ठीक है, ताकि वो ना अपना एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। आप लोगों की कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करना चाहता हूं, इसीलिए थोड़ा लंबा क्लास ले रहा हूं, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना वायुमंडल की संरचना के बारे में थोड़े से जान लेते हैं। हर साल इसमें से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा, और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। पहले आप लोग का जो नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए, उसके बाद में आप लोगों का ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी कराऊंगा। चलिए अब हम लोग ना वायुमंडल की संरचना के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तापक्रम तथा वायुदाब के आधार पर वायुमंडल के निम्न 5 स्तरों पर विभाजित किया गया है। मतलब वायुमंडल की संरचना को ना 5 स्तर पर विभाजित किया गया है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला जो आएगा ना वो शुरुआती में ना क्षोभ मंडल आएगा, जिसे ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। क्या, तो ट्रोपोस्फियर कहते हैं क्षोभ मंडल को। आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों को याद रखना है, समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन पूछा गया है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ा हूँ इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्षोभ मंडल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल तक सीमित है। तो क्षोभ मंडल को और किस नाम से जाना जाता है, तो संवहन मंडल के नाम से जाना जाता है, याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट को पढ़िए। इसमें वायुमंडल की 75% मात्रा समाहित रहती है। तो कितना प्रतिशत मात्रा समाहित रहती है, 75%, ये भी नोट
कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए, इस मंडल में मौसम परिवर्तन संबंधी घटनाएं जैसे वर्षा, आंधी, तूफान आदि होता है। पूछा जा सकता है प्रश्न कि कौन से मंडल में वर्षा, आंधी, तूफान आता है। ऑप्शन दे देगा चारों पांचों करके, तो क्या करोगे, तो आप लोगों को ऐसे टाइप से प्रश्न को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए, क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान गिरता है। तो क्षोभ मंडल में जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे ना, तापमान में गिरावट आएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को नोट करके रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी लाइन। नेक्स्ट को पढ़िए, आकाश में तड़प की घटनाएं दो बादलों के बीच के टकराव से उत्पन्न होती है। मतलब सीधा शब्द में आप लोगों को समझाओ ना, आप लोगों ने देखा होगा कि जब वर्षा होता है तो वर्षा के पहले या बाद में गरजता है, मतलब आसमान गर्जना करता है गड़गड़ाहट की। तो वो किसके कारण होता है, आसमान में ना जो दो बादल होते हैं ना, तो उसके आपस में टकराने के कारण ये जो बिजली उत्पन्न होता है और गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। ये भी आप लोग नोट करके रखिएगा, इतनी सारी बातें क्षोभ मंडल के बारे में। उसके अलावा पीडीएफ में भी आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, तो दोबारा पढ़ लीजिएगा, लेकिन एक बार इसको नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद दूसरा को पढ़िए, संताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर के बारे में। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ना कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों को याद रखना है, स्ट्रेटोस्फियर या संताप मंडल के बारे में। चलिए फर्स्ट को पढ़िए, पृथ्वी की सतह से इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर है। तो पृथ्वी की सतह से मतलब जमीन से कितना ऊंचाई तक की है, तो 50 किलोमीटर तक संताप मंडल पाया जाता है, नोट करके रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट को पढ़िए, इस मंडल में तापमान लगभग स्थिर रहता है। कैसा रहता है, तो स्थिर रहता है। नेक्स्ट को पढ़िए, सुपरसोनिक विमान इसी मंडल में उड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि मिसाइल वगैरह जो सुपरसोनिक होता है वो उसके ऊपर जा करके उड़ता है, मतलब क्षोभ मंडल के ऊपर जो संताप मंडल है ना उसमें उड़ता है। ये भी आप लोगों को नोट करके रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए, ओजोन परत इसी मंडल पर पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है तथा इन्हें पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। आप लोगों से ये प्रश्न पूछा जाता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो संताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। इसे आप लोगों को नोट करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए, ओजोन परत को पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहते हैं। तो पृथ्वी की सुरक्षा कवच किसे कहते हैं, ओजोन परत को कहते हैं, याद रखना है। इसकी मोटाई डॉप्सन इकाई से मापी जाती है। तो ओजोन परत को किससे मापी जाती है, तो डॉप्सन से नापी जाती है। ये आप लोगों को याद रखना है, मतलब जो ओजोन परत की जो मोटाई है ना उसे डॉप्सन से नापी जाती है, ये आप लोगों को याद रखना है। पूछा जा सकता है प्रश्न कि ओजोन परत को नापने की यूनिट क्या है, इकाई क्या है, बताइए बोल करके। कूट में दे दिया जाएगा, अलग अलग करके कैसे करोगे, तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी कि आप लोग इसे नोट करके रखो। जो मैं बोल रहा हूँ सारे चीज़ को ना शॉर्ट नोट्स बनाओ, तभी बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। बार बार बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए तीसरा मध्य मंडल मेसोस्फियर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मेसोस्फियर के बारे में थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। पृथ्वी के सतह से इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर है। कितना ऊंचाई है, तो पृथ्वी की सतह से मतलब जमीन से कितना ऊपर है, तो 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर क्या मिला जाता है, तो वो मध्य मंडल पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए, इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में उत्तरोत्तर कमी आती है। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे ना पृथ्वी के ना, तो आप लोग देखोगे कि इसकी जो तापमान है उसमें गिरावट आती जाती है, मतलब कमी आती जाती है। तो ये आप लोगों को इसमें प्रॉपर याद रखना है, ठीक है। चलिए चौथा को पढ़िए, तापमंडल या आयन मंडल आयनोस्फीयर के बारे में। इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसकी ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर है। तो इसकी ऊंचाई मतलब तापमंडल या आयन मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर है, नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए, यह मंडल अधिकांश तरंग दैर्घ्य वाली तरंगों को परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो ये जो है ना तरंग दैर्घ्य का मतलब आप लोगों ने वॉकी टॉकी वगैरह सुना होगा ना, जो रेडियो वेव होता है वो किससे होकर के चलता है, रेडियो तरंगे के माध्यम से जो एक दूसरे से बात भी करते हैं ना, वो आयन मंडल या ताप मंडल से होकर के गुजरता है। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके अलावा अंतिम जो मंडल है पांचवा, बाह्य मंडल एक्सोस्फीयर के बारे में जानते हैं। इसको ध्यान से पढ़िएगा। यह सबसे बाहरी मंडल है। इस मंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस की प्रधानता होती है। तो हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस की प्रधानता कहाँ होती है, तो बाह्य मंडल में होता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए, इस मंडल में वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट पाया जाता है। मतलब वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट जो है ना वो पाया जाता है। इसे आप लोग नोट करके
के रख लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाला। तो चलिए अब हम लोग ना जैव मंडल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। केवल हम लोग ना जैव मंडल, ग्रीन हाउस प्रभाव और अम्ल वर्षा इतना ही थ्योरी को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग का जो MCQ सीरीज़ है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर ध्यान से इसको पढ़ोगे ना, उसके बाद MCQ लगाओगे ना, तो ईजिली आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग ना सबसे पहले थ्योरी को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। रटना आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए सबसे पहले जैव मंडल के बारे में ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप लोग भी साथ में पढ़िए, नहीं तो केवल आप लोग सुनिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। जैव मंडल पृथ्वी के उस परिवेश को कहा जाता है जहाँ पर जीवन के पाए जाने की संभावना होती है। पृथ्वी के धरातल से लेकर बहिर्मंडल वातावरण को जैव मंडल कहा जाता है। जैव मंडल में मुख्य रूप से 3 मंडल सम्मिलित होते हैं। पहला स्थल मंडल, दूसरा जैव मंडल और तीसरा वायुमंडल। तो ये तीनों को तो आप लोगों को पता होगा, विशेष आप लोगों को याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट को पढ़िए। जैव मंडल को सबसे बड़ा जैव तंत्र माना जाता है। तो जैव मंडल को क्या माना जाता है? सबसे बड़ा जैव तंत्र माना जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए बायोम के बारे में। किसी भौगोलिक क्षेत्र के समाप्त पारिस्थितिक तंत्र एक साथ मिलकर एक और बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं जिसे बायोम कहते हैं। तो बायोम के बारे में आप लोगों को इसे नोट करके रखना है, ठीक है, कि बायोम किसे कहते हैं, पूछा जा सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगता है उसको, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में थोड़े से पढ़ लेते हैं। तो ध्यानपूर्वक इसको भी पढ़िएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसके थ्योरी को पढ़िए। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह उनके वातावरण में मौजूद कुछ गैस वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म बनाने में मदद करती है। पृथ्वी का उष्मायान का अर्थ ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करना होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव आप लोग को पता चल गया ना। तो अगर मैं आप लोगों को सरल शब्दों में, अपने शब्दों में ये ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में आप लोगों को समझाऊं ना, तो देखो पृथ्वी पर अनेक प्रकार की गैस पाई जाती है और वो गैस जो पृथ्वी का तापमान को ना और बढ़ा देता है। कैसे? तो देखो सूर्य से जो किरण ना पृथ्वी के धरती पर आता है और धरती से जब वो वापस लौटता है ना, तो वो गैस जो उस पृथ्वी के जो किरण है ना, जो सूर्य की किरण है, उसको वापस जाने से रोक देता है ना। तो वो जो गैस उसको रोक देता है ना, जिसके कारण पृथ्वी का जो सतह है, पृथ्वी का जो वातावरण है, वो और भी गर्म होने लगता है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ग्रीन हाउस प्रभाव कहेंगे, ठीक है। और ग्रीन हाउस प्रभाव का सबसे बड़ा जो जिम्मेदार जो गैस है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, आप लोगों को पता होगा। उसके अलावा CFC है ना, मतलब क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है ना, वो भी इसके ग्रीन हाउस प्रभाव का सबसे बड़ा कारण है। इन दोनों गैसों को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना अम्ल वर्षा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके बाद फिर ना हम लोग का जो MCQ सीरीज़ है उसको स्टार्ट करेंगे। चलिए सबसे पहला अम्ल वर्षा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्या कहा है ये। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, क्लोरीन व फ्लोरीन गैस की वृद्धि, वर्षा व जल में सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिन अम्ल का निर्माण कर वर्षा जल को अम्लीय बना देता है। अम्ल वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों एवं मूर्तियों का क्षरण होना स्टोम लेप्रोसी कहलाता है। तो स्टेम लेप्रोसी किसे कहते हैं? तो स्टेन लेप्रोसी ना ऐतिहासिक जो इमारत है या मूर्तियां है ना, उसका क्षरण होना ना स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। ये शब्द को आप लोगों को याद रखना है, नोट करके रख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। स्टेन लेप्रोसी क्या किसे कहते हैं या क्या होता है बोल करके आप लोग से सवाल पूछ दिया जाए और ऑप्शन में दे दिया जाए तो कैसे करोगे? आप लोगों को याद होना चाहिए कि स्टोन लेप्रोसी क्या कहलाता है। ऐतिहासिक इमारतें और मूर्तियों का क्षरण होना स्टोन लेप्रोसी कहलाता है, ठीक है। तो केवल आप लोगों को इतना सारा ही ना जो थ्योरी था उसको पढ़ना था। अब हम लोग ना MCQ सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यानपूर्वक MCQ को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग क्या कीजिएगा, मेरे आंसर देने से पहले ना खुद आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने इतना टाइम तक थ्योरी को पढ़ा है और मुझे आशा है अगर ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे ना तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अब हम लोग ना प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। प्राकृतिक पर्यावरण निम्न में से किस घटकों से मिलकर बनता है? ऑप्शन ए अजैविक घटक, ऑप्शन बी जैविक घटक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन बी सामाजिक घटक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। और आप लोग देखिएगा ना, मैं जितना भी प्रश्न लेकर के आया हूँ ना, सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट होते हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है। और आप लोगों को ना मेरे आंसर देने से पहले खुद आंसर लेना है, ठीक है, कि क्या इसका आंसर हो सकता है। फिर मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा ही। तो क्या इसका आंसर होगा सबसे पहले आप बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राकृतिक पर्यावरण निम्न में से किस घटकों से मिलकर बनता है? तो जो प्राकृतिक पर्यावरण है ना वो अजैविक घटक एवं जैविक घटक दोनों से मिलकर के बनता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। मुझे पता है कि आप सभी लोगों ने ना ऑप्शन नंबर सी को लिए होंगे, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आप लोगों को थ्योरी के शुरुआत में ही पढ़ाया था ना कि प्राकृतिक पर्यावरण किनसे मिलकर के बना होता है, तो वो जैविक एवं अजैविक घटक दोनों से मिलकर के बना हुआ था। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों के लिए फर्स्ट प्रश्न सरल हुआ ना, सेम इसी प्रकार से चलिए दूसरा प्रश्न को भी हम लोग ना पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन ए वर्ष भर गर्मी रहना, ऑप्शन बी ठंड में अधिक ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी, ऑप्शन सी साल भर अधिक जाड़ या ठंड, ऑप्शन डी ठंड में कम ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है वर्ष भर गर्मी रहना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है। तो जिस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मौसम होगा ना वहाँ वर्ष भर गर्मी ही रहेगा। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि राजस्थान में पूरे के पूरे स्थल है, मतलब मरुस्थल है, वहाँ पर क्या पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय जो मौसम है वो पाया जाता है। जितने भी रेतीली इलाके हैं ना वहाँ यही मौसम पाया जाता है। तो इसलिए वहाँ ना वर्ष भर गर्मी रहती है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। जहाँ पर उष्णकटिबंधीय मौसम पाया जाएगा वहाँ वर्ष भर गर्मी ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। तो ये जो प्रश्न क्रमांक 3 है वो तो गलत बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए आप लोगों से। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है। ऑप्शन ए 20.95%, ऑप्शन बी 78.09%, ऑप्शन सी 21% या ऑप्शन डी 0.03%। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहला आप। अब भी जस्ट थ्योरी में पढ़ाया हूँ आप लोगों को, तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 78.09% करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है। तो मैंने आप लोगों को अभी जस्ट थ्योरी में पढ़ाया था ना विस्तार पूर्वक, और याद रखने के लिए भी बोला था ना कि जो नाइट्रोजन गैस का जो प्रतिशत है वो 78.09% है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो गैस पाया जाता है वो नाइट्रोजन गैस पाया जाता है 78.09% बोल करके, है ना। और उसके अलावा ऑप्शन नंबर है 20.95 जो प्रतिशत है ना वो ऑक्सीजन का है। किसका? तो ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है पृथ्वी पर ना वो 20.95% है। तो इसको भी याद करने के लिए बोला था। और उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी 0.03% जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था ना जी, है 0.03 जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है। और उसके अलावा 21% तो किसी में भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, ये नहीं आएगा। तो ये तीनों को आप लोगों को याद रखना है। सारे को दोबारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे इन सारी चीज़ों के बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस का जो प्रतिशत है पृथ्वी पर वो 78.09% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए वनों की कटाई, ऑप्शन बी शिकार, ऑप्शन सी निर्माण कार्य या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहला आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। तो प्राकृतिक एवं सामाजिक जो पर्यावरण है तो उसके बीच जो अंतःक्रिया का उदाहरण है वो वनों की कटाई भी हो जाएगा, शिकार भी हो जाएगा और निर्माण कार्य भी हो जाएगा। जितनी संख्या में कटाई की जाएगी, जितनी शिकार किया जाएगा, उतना मात्रा में निर्माण भी किया जाएगा। तो ये सारे के सारे ना इन सभी के बीच में आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए समुद्र जल, ऑप्शन बी वर्षा जल, ऑप्शन सी पर्यावरण या ऑप्शन डी हरे पौधे। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। ये तो इजी है यार, आप लोगों के लिए ध्यान से अगर के समझोगे तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले।
तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, हरे पौधे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है, तो प्रकृति में जो ऑक्सीजन का जो प्रमुख स्रोत है ना वो हरे पौधे ही ना हो जाएगा। जी हैं, हरे पेड़ पौधे से ही तो ऑक्सीजन उत्सर्जित होता है ना, आप लोगों को पता होगा, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। हम लोग जो है ना वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे जो होते हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। आप लोगों को ये मेथड पता होगा, है ना। तो इसी प्रकार से ना जो ऑक्सीजन का जो प्रमुख स्रोत है ना वो हरे पेड़ पौधे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। ऑप्शन ए सभी जीव, ऑप्शन बी भू आकृतिक कारक, ऑप्शन सी जलवायुवीय कारक, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण के जो प्रमुख घटक है ना वो सभी जीव भी आ जाएंगे, भू आकृतिक कारक भी आ जाएंगे और जलवायुवी कारक भी आ जाएंगे। मैंने आप लोग को बताया था ना फर्स्ट थ्योरी में ही कि जो प्राकृतिक पर्यावरण जो होंगे उसमें जैविक एवं अजैविक दोनों आ जाएंगे बोल करके, है ना। तो सभी जीव जंतु होगा, भू आकृति भी आ जाएगा और जलवायुवी कारक भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए पेड़ पौधे जीव जंतु, ऑप्शन बी रिश्ते नाते संस्कृति, ऑप्शन सी मकान सड़क पूजा स्थल, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कैसे? पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो पर्यावरण के जो अंतर्गत ना जैविक तत्व एवं अजैविक तत्व दोनों के दोनों आते हैं। जैविक तत्व के अंतर्गत में पेड़ पौधे जीव जंतु आ जाएंगे और उसके अलावा देखिए रिश्ते नाते संस्कृति भी आ जाएंगे। पर्यावरण के अंतर्गत रिश्ते नाते संस्कृति आता है ना जी। पेड़ पौधे क्यों आप लोग भगवान मानते हो कि नहीं, और भगवान मान करके उसके पूजा पाठ भी करते हो कि नहीं, अलग से उसका करते हो ना। उसके अलावा मकान सड़क पूजा स्थल ये भी पर्यावरण के अंतर्गत आ जाएगा, अजैविक में आएगा ना जी। हैं हमारे चारों ओर जितने भी जो कुछ भी हमारे चारों ओर हम लोगों को मिलते हैं वो सारे के सारे पर्यावरण के अंतर्गत आता है, हम लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ा था ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? ऑप्शन ए नीली हरी शैवाल, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी कवक, या ऑप्शन डी वायरस। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है नीली हरी शैवाल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? तो नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण करता है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है नीले हरे शैवाल करेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों ने 10वीं में जब विज्ञान पढ़ रहे होंगे तो विज्ञान में आप लोगों ने देखा होगा ना कि इस प्रकार से एक बीकर बना दिया जाता है और उसके अलावा एक ऐसे करके एक ये जो कांच का बोतल रहता है और इसमें एक शैवाल को रख दिया जाता है हरा का, और पूरा पानी इस प्रकार से भर दिया जाता है और इसमें देखते हैं कि जो नाइट्रोजन है ना वो किस प्रकार से स्थिरीकरण होता है जो नीले हरे शैवाल है उसके माध्यम से। आप लोगों ने किया भी होगा ना जी, हैं देखा होगा आप लोगों ने। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नीली हरी शैवाल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय कहा जाता था? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। एटलीस्ट गेस तो कीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? तो जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है ना उसका सबसे पहला जो नाम था ना वो हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, ये जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उसको। और ये जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ना इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ना इसकी जो स्थापना हुआ था ना वो 19
1935 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1935 में ना इसका स्थापना हुआ था और पूर्व में ना इसका नाम सबसे पहले क्या था? हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इनको जाना जाता था। लेकिन 1957 को, कब? तो 1957 को ना इसका नाम को बदल करके, मतलब हेली राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम था ना उसको बदल करके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से बदल दिया गया। तो इन दोनों फैक्ट को आप लोगों को याद रखना है। खास तौर से इसकी स्थापना को 1935 में इसका स्थापना हुआ था और कब इसके नाम को परिवर्तन किया गया? तो 1957 में इसके नाम को परिवर्तन कर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और आप लोगों से एक सवाल है, आप लोग ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ना वो अभी वर्तमान में किस जिले में स्थित है, मतलब किस राज्य में स्थित है, आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। कि ये जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगर याद होगा तो, नहीं होगा तो सर्च करके बताइएगा लास्ट में, लेकिन बताइएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। रिएक्टर पैमाने से खाली स्थान की तीव्रता नापी जाती है। ऑप्शन ए ज्वालामुखी, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी सुनामी या ऑप्शन डी चक्रवात। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी भूकंप करेक्ट हो जाएगा। कैसे? रिएक्टर पैमाने से खाली स्थान की तीव्रता नापी जाती है। तो रिएक्टर जो पैमाना है ना उससे भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, मतलब कितना तीव्रता से उसमें ऊर्जा उत्पन्न हुआ ना, इसे रिएक्टर के माध्यम से नापा जाता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि हाल ही में जापान में जो भूकंप आया था उसको भी रिएक्टर के माध्यम से नापा गया था, जिसमें 7 पॉइंट कुछ करके ना भूकंप का जो ऊर्जा था वो दर्ज किया गया था। इससे आशंका जताई जा रही थी कि सुनामी आने वाला है बोल करके जापान में, तो हाई अलर्ट जारी किया गया था। आप लोगों ने अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ाई भी होगा और या न्यूज़ में देखा भी होगा, है ना। तो रिएक्टर से जो नापा जाता है ना वो भूकंप की जो तीव्रता है उसको नापा जाता है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन ए नवंबर के प्रथम सप्ताह में, ऑप्शन बी अगस्त के प्रथम सप्ताह में, ऑप्शन सी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में या ऑप्शन डी जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वन्य प्राणी सप्ताह प्रति वर्ष मनाया जाता है। तो वन्य प्राणी जो सप्ताह है ना अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो वन्य प्राणी जो सप्ताह है वो किस लिए मनाया जाता है ये जान लो। तो वन्य प्राणी जो सप्ताह है ना वो भारत में प्रति वर्ष पेड़ पौधों को बचाने के लिए और वन्य जो प्राणी है ना उसके संरक्षण के लिए ना प्रति वर्ष 1 से 7 अक्टूबर, कब? तो 1 से 7 अक्टूबर ना प्रथम अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ना ये जो वन्य प्राणी सप्ताह है वो मनाया जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसे आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ठीक है। पूछा जाता है ऐसे प्रश्न। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकालने वाला गैस है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। आप लोगों ने तो 10वीं में किया भी होगा विज्ञान प्रयोगशाला में, है ना। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकालने वाली गैस है बोला है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो हरे पौधे हैं वो क्या निकालते हैं, तो ऑक्सीजन गैस ही ना निकालते हैं जी। आप लोगों ने कक्षा 10वीं में इस प्रकार के बीकर में और इस प्रकार के एक कांच के उसमें आप लोगों ने हरे पौधे को ऐसे रख दिया होगा और नीचे में ऐसे पानी डाल दिया होगा और आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें से ना बुलबुले बाहर निकलते रहते हैं। वो ऑक्सीजन जो ना संश्लेषण करता है उसके वजह से करता है। और मैंने आप लोगों को थ्योरी में भी समझाया था ना कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, मतलब छोड़ते हैं। तो ये जो पौधा जो शैवाल होगा है ना वो क्या रिलीज़ कर रहा है, तो ऑक्सीजन ही ना रिलीज़ करेगा जी। हैं और हम लोग जो इंसान होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, है ना। तभी ना एक दूसरे को आदान प्रदान कर पाते हैं। तो इन दोनों फैक्ट को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है? ऑप्शन ए मोनाल, ऑप्शन बी बुरांश, ऑप्शन सी बाघ या ऑप्शन डी कस्तूरी मृग। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। मतलब ये जो है ना उत्तराखंड का जो राज्य का जो प्रतीक चिन्ह है वो नहीं है बोला है, तो क्या नहीं है आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बाघ करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय प्रतीक नहीं है? मतलब उत्तराखंड का राजकीय प्रतीक चिन्ह नहीं है बोला है, तो राजकीय जो प्रतीक नहीं है ना वो बाघ जो है ना वो उत्तराखंड का राजकीय प्रतीक नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है। ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए मोनाल जो है ना वो उत्तराखंड की राजकीय पक्षी का नाम है, ठीक है। मोनाल एक पक्षी की प्रजाति है, वो उत्तराखंड की राजकीय पक्षी है, ये आप लोगों को याद रखना है, मोनाल जो है वो। उसके अलावा ये जो बुरांश जो है ना वो आप लोगों का उत्तराखंड का ना राजकीय वृक्ष है। क्या? तो ये बुरांश जो है वो राजकीय वृक्ष का नाम है, ठीक है। तो उत्तराखंड का ये राजकीय वृक्ष है, ये आप लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा ये जो कस्तूरी मृग जो लिखा है ना वो उत्तराखंड का राजकीय पशु है। क्या? तो कस्तूरी मृग जो है वो उत्तराखंड की राजकीय पशु का नाम है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। जैसे छत्तीसगढ़ का अलग अलग पशु पक्षी है ना, अलग अलग हम लोगों ने भी नाम राजकीय रखा हुआ है ना, सेम उसी प्रकार से ये सारा चीज़ है। तो तीनों को आप लोग नोट करके रख लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बाघ जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के आर हैं आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए कम उपयोग पुनः चक्रण पुनः निर्माण, ऑप्शन बी पुनः उपयोग पुनः संरचना पुनः निर्माण, ऑप्शन सी कम उपयोग पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, या ऑप्शन डी कम उपयोग पुनः चक्रण और पुनः संरचना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले। आप ध्यान से पढ़ोगे तो ईजी है, अदरवाइज कठिन हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी कम उपयोग पुनः चक्रण और पुनः उपयोग करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं, तो 3 प्रकार के जो आर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कम उपयोग करना, पुनः चक्रण करना और पुनः उपयोग करना। हम लोगों ने ये सुना होगा ना कि रिसाइकल, रीयूज़, रीस्टोर, ऐसे करके अलग अलग हम लोगों ने सुना है ना। जी हाँ, तो ये हमारे जो पर्यावरण है ना उसको बचाने के लिए 3 प्रकार के आर के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट करके रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है। ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी पेट्रोल, या ऑप्शन डी डीजल। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। ये तो ईजी है यार आप लोगों के लिए। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है। अप्रदूषकीय स्रोत कहने का मतलब यह है कि जो ऊर्जा प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं फैलाता उसे अप्रदूषकीय ऊर्जा का स्रोत कहते हैं, और ये सौर ऊर्जा हो जाएगा। जो सूर्य के आने वाली जो किरण है ना उसके लिए हम लोग सौर ऊर्जा का पैनल लगाते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा। तो सौर ऊर्जा से बिल्कुल 0% प्रदूषण होता है, ठीक है, एक भी नहीं होता, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। पृथ्वी का ऊष्मायान का अर्थ है। ऑप्शन ए ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, ऑप्शन बी समुद्र में ज्वार भाटा का आना, ऑप्शन सी घने जंगलों में वायुमंडल में गैस उत्सर्जन, ऑप्शन डी पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पृथ्वी का ऊष्मायान का अर्थ है, मतलब पृथ्वी का ऊष्मायान कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी में ना जो ऊष्म है मतलब जो ताप है उसका बढ़ना कहलाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि ना हो रहा है, जी मैंने आप लोग को थ्योरी में बताया था ना कि इसे आप लोगों को याद रखना है बोल करके। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16
16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है ऑप्शन ए स्थान ज्ञात करने में, ऑप्शन बी वस्तु की आयु ज्ञात करने में, ऑप्शन सी लिपि को पहचानने में या ऑप्शन डी वस्तु की पहचान करने में। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वस्तु की आयु ज्ञात करने में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। ये जो कार्बन डेटिंग विधि है ना वो खास तौर से इतिहास में ना जो खनन उत्खनन होते हैं ना तो उसमें जो प्राचीन सिक्का वगैरह या कुछ भी मूर्ति वगैरह प्राप्त होते हैं ना तो उसको ना उसकी आयु के जानने के लिए वो कितना वर्ष पुराना है इसको जानने के लिए ना कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है। इसे कार्बन C14 भी के नाम से जाना जाता है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। और ये जो कार्बन डेटिंग विधि है ना वो वस्तु की आयु को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, नोट करके रख लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप, एटलीस्ट गेस तो कीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुआ बोले है ना, तो भारत के जो महाराष्ट्र जो है ना वहाँ पानी पंचायत प्रारंभ हुआ। और पानी पंचायत का मतलब ये है कि पानी मतलब जो जल है ना उसको संरक्षण के लिए ना पानी पंचायत की शुरुआत किया गया था। ये बात आप लोगों को याद रखना, ये जो है ना महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों के संक्षारित क्षरण होना कहलाता है। ऑप्शन ए ड्राइड रिपोजिशन, ऑप्शन बी स्टोन लेप्रोसी, ऑप्शन सी एरोसॉल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी स्टोन लेप्रोसी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों के क्षरण संक्षरण होने से कहलाता है। तो मैंने आप लोगों को थ्योरी में ही समझाया था ना कि जो ऐतिहासिक इमारत है या उसका जो मूर्ति है उसका जो क्षरण होना मतलब उसका संक्षारित होना वो स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। मैंने आप लोग को जो थ्योरी है उसमें बताया था ना, और आप लोगों से कहा था कि इसे आप लोग कॉपी में नोट करके रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है बोल करके। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोगों को ना जो इसका जो थ्योरी है उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, इसीलिए बोलता था, ठीक है। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। ऑप्शन ए IUCN, ऑप्शन बी UNICEF, ऑप्शन सी IUPAC या ऑप्शन डी WHO। तो क्या इसका आंसर होगा, एटलीस्ट गेस तो कीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है IUCN करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीव की सुरक्षा हेतु संस्था है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना जो वन्य जीव के लिए जो संरक्षण के लिए जो संस्था है ना वो ऑप्शन नंबर ए IUCN करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो फुल फॉर्म है ना वो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ना पहले गूगल पर जा कर के सर्च कीजिए और उसके बाद मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं चाहूँ तो इसका फुल फॉर्म और इसका स्थापना कब हुआ था वो भी बता सकता हूँ, लेकिन कुछ कार्य जो ऐसे हैं ना जिसे आप लोग जब तक खुद नहीं करोगे नहीं सीख पाओगे, नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए जब आप खुद मेहनत करके वहाँ पर जाओगे और पढ़ोगे ना तब आप लोगों को जल्दी याद होगा, इसीलिए इसके फुल फॉर्म को नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों को एक और होमवर्क दिया था ना आप लोगों को कि आप लोगों को बताना था कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है, इसको बताना है। और ये जो IUCN है ना इसका फुल फॉर्म को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आप लोगों के लिए दोनों के दोनों होमवर्क के तौर पर मैं छोड़ दे रहा हूँ।
रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को ज़रूर इसको सर्च करके बताना है कि क्या इसका आंसर होगा दोनों के दोनों को, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ सबसे पहले आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चैनल को फिलहाल सब्सक्राइब कर दो, ताकि प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और क्लास को देख पाओ। और एक बात आप लोगों को बता दूँ, आज जो CG टेट है वो और शिक्षक भर्ती का दोनों का सिलेबस देखोगे ना तो दोनों के दोनों सेम है। तो आप लोगों को ना दोनों को मल्टीपल टाइप से पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। सेम सिलेबस है इसलिए। और इसके अलावा जब मैं दूसरा क्लास आप लोगों को लेकर के आऊँगा ना, उसमें केवल आप लोगों का MCQ सीरीज़ ही करूँगा, ठीक है, दूसरा क्लास में, ताकि ये जो जितने भी टॉपिक है ना, तमाम टॉपिक पर जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं सारी चीज़ों को आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊँ। तो इसीलिए क्लास नंबर दूसरा में भी ना आप लोगों को ना मैं MCQ सीरीज़ लेकर के आऊँगा, ठीक है। लगभग 30 से 40 MCQ फिर से लेकर के आऊँगा, तो उसको भी आप लोगों को देखना है। कल लेकर के उसको आऊँगा, ठीक है। कल सुबह 9-10 बजे के आसपास आ जाएगा। चलिए तो आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।